बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 38 इक़सात सुन चुके हैं। आप किस्त 39 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी आराज़ से लाजमन आगाह किया कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों से हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। मैंने ऐसे ही सरहाने रख के टेबल लैंप को ऑन किया और वो ऑन हो गया, यानी इसका सॉकेट काम कर रहा था। मैंने तार चेक की तो वो कालीन के नीचे जा रही थी और फिर दरवाजे के पास कालीन से निकलकर कोई फुट भर ऊपर दीवार में लगी डिस्क तक जा रही थी। इसमें कोई स्विच या सॉकेट नहीं था, बल्कि तार यहाँ फिक्स था, गोया इसमें हमा वक्त करंट लगा रहता था। इसे चेक करते हुए अचानक मुझे ख्याल आया और मैंने दरवाजे के लट्टू का मुआयना किया। ये लोहे का और पॉलिश किया हुआ था। इन सब चीजों को देखते हुए एक ख्याल मेरे ज़हन में परविश पाने लगा। मेरे ज़हन ने मसले का एक हल पेश किया था। अभी रोशनी थी, अगर मैं कुछ करता तो वो कैमरे की जद में आ जाता। मुझे शुबा था कि कैमरा शायद रात में भी काम करता होगा। मैं मिडिल ईस्ट के जिस अस्पताल में काम करता था वहां इसी किस्म के कैमरे लगे हुए थे जो खूब अंधेरे में भी अपना काम करते थे। मैं सोच रहा था कि किसी तरकीब से कैमरे को नाकारा कर दूं। बेड के साथ की दराज में गोल बाल नुमा लट्टू लगा हुआ था। ये एक पेज से मुंसलिक था और मैंने उसे घुमाया तो ये बासानी खुल गया। लट्टू किसी वजनी धात का था और स्वाय पेच वाले सुराख के किसी बाल की तरह गोल था। इसका साइज गोल्फ बाल के बराबर था। मैं इसे यूं उछाल उछाल कर कैच करने लगा जैसे वक्त गुजारी कर रहा हूं, और ये खेल इस वक्त तक जारी रखा जब तक साइमा नाश्ते समेत नहीं आ गई। नाश्ता खासा भारी और देसी स्टाइल का था, यानी देसी घी में बने हुए पराठे, देसी अंडे तले और उबले हुए, बहुत मकवी किस्म का दूध जिसमें खुश्क मेवे पीस कर डाले गए थे, मक्खन और लस्सी थी। मैंने साइमा से कहा, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, क्या मुझे टोस्ट मिल सकते? डॉक्टरों वाली बातें ना कर, ये सब खाकर मर्द में जान आती है, उसने मानी खेज अंदाज में कहा, और वो दूसरों की जान लेने पर तुल जाता है। मैंने तंज किया, दुनिया कहां से कहां निकल गई है और हमारी जिंदगी का मकसद बस यही रह गया है कि अपनी जान बनाएं और दूसरों की जान अजाब में डालें। डॉक्टर सबर शुगर करके खा ले, उसने दबे लहजे में कहा। मुझे हैरत है कि गौहर शाह तुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। वो तो जिससे नाराज हो जाए उस पर जिंदगी भारी कर देता है। वो ताकतवर जरूर है लेकिन मुख्तार कुल नहीं है। इससे ऊपर भी एक जात है जिसके आगे वो इतना ही बेबस है जितने के हम हैं। ये उसकी नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने कहा, और बादल नख्वास्ता नाश्ते का आगाज किया। ये तो है, इसकी कोई मजबूरी है कि तुझे इतने आराम से रखा हुआ है। तुम्हारी अब क्या हैसियत है? वही जो पहले थी, उसने खुलकर कहा। कल रात भी गौहर शाह के साथ थी। इसे ख्याल नहीं आया कि उसने पहले तुम्हें अपने कुत्तों के हवाले कर दिया था। वो ख्याल करने वाला आदमी नहीं है, साइमा बेदिली से बोली। मुझे लगता है कुछ दिन बाद मेरा भी यही अंजाम होगा, पता नहीं अभी भी क्यों बख्श दिया। साइमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी जान शदीद खतरे में और अचानक कोई लम्हा मौत के फरिश्ते की सूरत में तुम्हारे सामने आएगा। मैंने संजीदगी से कहा, गौहर शाह के ज़ाहिरी रवैये पर मत जाओ। मुझे भी कोई खुशफहमी नहीं है। मुझे यकीन है कि उसके ज़हन में मेरे लिए कोई इबरतनाक अंजाम है और इसी वजह से मेरी ये खातर तवाज़े हो रही है। शायद मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जाए और मेरे आज़ाब भी फरोख्त कर दिए जाए। अगर ऐसा है तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? वो बेदिली से बोली। मैंने कहा ना, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होता नहीं है, तलाश किया जाता है या बनाया जाता है, मैंने उसाने वाले अंदाज में कहा। देखो, मरना तो है, तब आदमी कोशिश करके क्यों ना मरे। मैं क्या कर सकती हूँ? जो अकल है उसे इस्तेमाल करो। अगर किसी की मदद हासिल कर सकती हो तो वो करो। मदद? उसने सोच कर कहा। एक आदमी है, गार्ड है, कभी गेट पर होता है और कभी अंदर ड्यूटी लगती है। तुम्हें दिलचस्पी लेता है? उसका चेहरा सुर्ख हुआ मगर उसने इस बात में सर हिला दिया। हालांकि जानता है कि पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा मगर बाज नहीं आता। औरत के लिए तो गुलाम बादशाहों से लड़ जाते थे, गौहर शाह की तो हैसियत ही नहीं थी। मैंने पूछा, आदमी कैसा है? जीदार है, गुलाम कादर नाम है, पर गौहर शाह का वफादार भी है। एक बार उसने जान पर खेल कर उसे बचाया, खुद 2 गोलियां खाई मगर गौहर शाह पर आंच नहीं आने दी। तब से वो इस पर बहुत एतबार करता है। क्या ख्याल है, अगर तुम उसकी तरफ बढ़ो और उसे इस्तेमाल करो तो क्या वो हमारी मदद करेगा? साइमा ने चौंक कर मुझे देखा। डॉक्टर, तू किस ख्याल में है? तू कोठी की सबसे महफूज जगह कैद है, यहां से कोई निकल नहीं सकता है। मैंने गहरी सांस ली। ओके, मैं नहीं निकल सकता लेकिन तुम तो निकल सकती हो। वो खामोश हो गई। मुझे लगा कि इसमें हिम्मत नहीं थी और वो कोई कदम उठाते हुए डर रही थी।
जबकि मुझे यकीन था कि गौहर शाह उसे किसी सूरत माफ नहीं करेगा। अभी वो किसी वजह से रुका हुआ था और जैसे ही यह वजह खत्म होती साहिबा की जिंदगी भी खत्म हो जाती। गुफ्तगू के दौरान मैं अच्छा खासा नाश्ता कर गया था। टिश्यू से हाथ साफ करके मैंने लस्सी का गिलास उठा लिया। ये बेहतर रहता। वो चाय नहीं लाई थी। जब बर्तन उठाकर ले जाने लगी तो उसने चाय का पूछा। मैंने कहा 1 घंटे बाद ले आना। इसके जाते ही मैं उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। लट्टू घुमाने की कोशिश की मगर वो घूम कर रह गया था और दरवाजा नहीं खुला, जबकि साहिबा ने मेरे सामने उसे घुमाकर दरवाजा खोला था। बाहर निकलते उसने खटका सरकाकर इसे लॉक कर दिया था। ये साहिबा का काम था। ताज या दूसरा कोई इतनी तेजी से यह काम नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि वो सिर्फ ऊपर से मेरी हमदर्द बन रही थी, वरना वो गौहर शाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल कर रही थी। मैं गहरी सांस लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया। तराज के लट्टू से खेलकर टाइम पास करने लगा। वो 1 घंटे बाद चाय लेकर आई। चाय का मग मेरे सामने रखकर जाने लगी तो मैंने रोका। इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर बैठो, बात करो। उसने तिरछी नजरों से मुझे देखा। कल तो भगा दिया था। और दूसरी बात है, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूं, मगर यहां अकेले में मेरा दिल घबरा रहा है, इसलिए तुम्हें रोक लिया। अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। कोई मसला नहीं है। वो बिस्तर के कोने पर बैठ गई। आज उसने मौसम की मुनासिबत से लान का सूट पहना हुआ था। ये खासा तरीके सलीके वाला और माथ दुपट्टे के था, इसलिए अच्छा लग रहा था। मैंने चाय का सिप लिया और सरसरी से अंदाज में पूछा, गौहर शाह अपने खानदान के साथ यहाँ रहता है? नहीं, उसका खानदान गांव की हवेली में होता है। ये गांव कहाँ है? उधर पाकपतन से नीचे कहीं है, साइमा बोली। मुझे नाम नहीं मालूम और ना मैंने कभी गौहर शाह के घर वालों को देखा है। सुना है उसने 2 शादियां की हैं और वो दोनों हवेली में रहती हैं। मुमकिन है इधर लाहौर में भी शादी कर रखी हो। साइमा ने नफी में सर हिलाया। उसने यहाँ कोई शादी नहीं की और उसे जरूरत भी नहीं है। यानी अक्लमंद आदमी है, वरना गांव देहात के जागीरदारों का हिसाब है कि एक बीवी शहर में रखते हैं और इनके मरने के बाद शहर और गांव वालों में वरासत के झगड़े शुरू हो जाते हैं। यहाँ मैं हूं और दूसरी तीसरी बहुत आ जाती हैं, इसी कोठी में आती हैं। एक तो बहुत मशहूर फिल्मी अदाकारा है, अब बेकार है तो इसी तरह गुजारा कर रही है। कुछ स्टेज वालियां भी आती हैं, मगर रात भर के लिए। गौहर शाह 50 के करीब होगा। अगर रवाज के मुताबिक उसकी शादी कम उम्री में हो गई होगी तो अब उसके बच्चे भी बच्चों वाले होंगे। सुना है 4 या 5 बेटे हैं और 1 बेटी है। वो इसे बहुत प्यार करता है, अक्सर मेरे सामने उसका जिक्र करता है, मगर वो या बेटे इस कोठी में कभी नहीं आए। हैरत है, जबकि गौहर शाह यकीनन बेशतर वक्त यहीं होता होगा, तब अपने घर वालों को कब वक्त देता है? महीने में 2 बार 2 दिन के लिए हवेली जाता है, साहिबा ने कहा। इसके अलावा सारा वक्त यहीं गुजारता है। गांव की जमीन पर उसके भाई काबिज है। उसने जमीन उनके हवाले कर रखी है। इसे जमीन की कमाई की जरूरत ही नहीं है। इस धंधे से इतना कमा लिया होगा कि पूरे गांव की जमीन खरीद सकता है। साहिबा ने सर हिलाया। कितनी बार उसने मेरे सामने अपनी बड़ी सी तिजोरी खोली। वो ऊपर तक नोटों से और सोने की चीजों से भरी हुई है। नोटों में बाहर के नोट भी हैं, डॉलर्स, पाउंड्स और वो यूरिया, क्या कहते हैं उसे, यूरो। मैंने लुकमा दिया। वही, और बहुत सारे हैं। ये सब ब्लैक और डर्टी मनी थी जो इंसानों के आजाब फरोख्त करके कमाई गई थी। हमारे यहाँ ब्लैक मनी आम तौर से तिजोरियों और बैरून मुल्क खुफिया बैंक अकाउंट्स में रखने का रवाज है। मुझे यकीन है गौहर शाह की जितनी दौलत यहाँ थी, इससे कहीं ज्यादा बैरून मुल्क होगी। इसका बैरून मुल्क तक फैला हुआ रैकेट इसका वाज़ेह सबूत था। साइमन ने इंकशाफ किया कि वो खर्च करने में बहुत खुले हाथ का आदमी था। अपने इलाके में इंतजामिया और पुलिस वालों को बेदरेग नवाजता था। अपने कारिंदों और काम करने वालों को भी खुल कर देता था। शायद यही वजह थी कि सब उसके मुरीद थे, उसके गुण गाते थे। यह आजमूदा नुस्खा है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। इसलिए गौहर शाह जो कमाता था उसका एक हिस्सा यूं खर्च भी कर देता था। गौहर शाह के कई बेटे हैं और यकीनन जवान भी होंगे, तो क्या उसने इन्हें अपने धंधे में शामिल नहीं किया है? अगर वो हैं तब भी मुझे इल्म नहीं है, साइमा बोली, क्योंकि मैंने उन्हें कभी यहां देखा नहीं। मैं सोच रहा था कि गौहर शाह का धंधा लाहौर तक महदूद नहीं था, बल्कि असल काम तो लाहौर से बाहर होता था। अक्सर इंसान जिनके आजाद निकाले जाते थे वो जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से लाए जाते थे। इनमें बड़ी तादाद में यकीनन अफगानी भी होंगे जो आसान शिकार थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी गैर कानूनी होती है और गुम होने के बाद उन्हें कोई मुश्किल ही से तलाश कर पाता है। इस वसी नेटवर्क को चलाने, माल तलाश करने और इसकी बाहिफाजत तरसील के लिए यकीनन गौहर शाह ने एतमाद के आदमी रखे होंगे। इसके खास आदमी लाजमी इसके करीबी लोग होंगे और इंसान के सबसे नजदीक फर्द जिस पर वो एतमाद कर सके, इसके रिश्तेदार होते हैं। गौहर शाह बेशतर वक्त लाहौर में होता था और यहाँ से बाहर होने वाले कामों को दूसरे लोग देखते होंगे। ये भी मुमकिन था कि गौहर शाह के बेटे और दूसरे रिश्तेदार यहाँ आते हों, लेकिन साइमा को पता ना चलता हो।
ये बात मैंने उससे कही तो उसने नफी में सर हिला दिया। यहाँ सब मुलाजिम मेरे हाथ में थे, मेरा मतलब काम करने वालों से है। वो मुझे एक एक बात की रिपोर्ट देते हैं। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। मुमकिन है वो दूसरी इमारत में आते हों। साइमा ने मुझे अजीब नजरों से देखा। डॉक्टर, तू ज्यादा ही सोच रहा है। अगर ऐसा है तो गौहर शाह को किसका डर है कि वो छुपाएगा? मैं खफीफ सा हो गया। तुम ठीक कह रही हो। इसका मतलब है कि गौहर शाह ने अपनी औलाद को इस धंधे से बिल्कुल अलग रखा हुआ है और इसी वजह से वो इन्हें यहां नहीं बुलाता है। मेरी समझ में यही आता है, साइमा ने कहा और खड़ी होगी। किसी चीज की जरूरत हो तो बाहर गुलाम मौजूद है, उसे कह देना। मैं चौंका, उसकी ड्यूटी यहां लग गई है? हाँ, तूने ताज की नाक जो तोड़ दी है वो डॉक्टर के पास है। यह सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि ताज की नाक टूट चुकी थी। उसकी सूरत देखकर न जाने क्यों मेरा खून ज्यादा ही खौलने लगता था। मैंने साइमा से कहा, रुक जाओ, मैं गुलाम को देखना चाहता हूँ, आ जाऊं मगर बाहर मत आना। मैं साइमा के साथ दरवाजे तक आया और मैंने अंदर से कादिर को देखा। वो जवान उल उम्र आदमी था, जिस्मानी तौर पर मजबूत मगर आम सी सूरत का, किसी कदर साफ रंग का था और चेहरे पर चीचक के हल्के दाग थे। खास बात यह थी कि वो खाली हाथ था और कुर्सी पर पांव फैलाए बैठा था। ऐसा लग रहा था कि ताज के तजर्बे के पेश नजर गौहर शाह ने उसे असलहा नहीं दिया था। अगर ताज की शॉटगन मेरे हाथ लग जाती तो बाजी पलट सकती थी। कम से कम मैं आसानी से दोबारा काबू में ना आता। साइमा ने मुझे चंद सेकंड दिए थे और फिर दरवाजा बंद कर दिया, साथ ही खटका खिसकाकर उसे लाक कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा और कान बाहर लगा दिए। वो आपस में बात कर रहे थे मगर इनकी आवाज इतनी मध्यम थी कि मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सर्द आह भरकर मैं वापस आ बैठा। अब मुझे रात का इंतजार था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दिन में रोशनियां आ नहीं रहेंगी। साइमा 2 बार और आई, एक बार लंच लेकर जो मैंने खाने से इनकार कर दिया और फिर 7 बजे के बाद डिनर लेकर आई थी। वक्त का पता भी उसी से चला जब उसने बेजारी से कहा, अभी 7 बजे हैं और मुझे खाना देकर भेज दिया। क्या इसलिए कि मैंने दोपहर में नहीं खाया? पता नहीं डॉक्टर साहब। वो मजीद बेजारी से बोली, खाना खाओ। मैंने खामोशी से खाना खाया और फिर उससे कहा, 1 घंटे बाद मुझे वॉशरूम जाना होगा, गुलाम कादिर से कह देना वो ले जाएगा। उसने बर्तन समेटते हुए कहा और बाहर निकल गई। मैं उसके रवैये पर गौर कर रहा था। वो सिर्फ बेजार नहीं बल्कि सहमी हुई भी थी। शायद गौहर शाह को इल्म हो गया था कि वो मुझसे उसके बारे में बात करती रही थी और ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। अगर वो यहाँ कैमरा लगा सकता था तो माइक लगाना तो उससे भी आसान काम था। वो हमारी गुफ्तगू सुन सकता था और ऐन मुमकिन था कि सुन भी ली हो। मैं फिक्रमंद हो गया। साइमा ने बहुत खुलकर बातें की थी और खास तौर से डिफेंस वाली कोठी का भी जिक्र आया था और यह बात गौहर शाह के इल्म में आ चुकी थी तो उसकी खैर नहीं थी। मगर शायद उसकी पहले ही खैर नहीं थी क्योंकि गौहर शाह किसी को माफ करने वाला आदमी नहीं था। साइमा से वो पहले ही जान छुड़ाने के चक्कर में था, इसीलिए उससे काम निकलवा कर अपने आदमियों के हवाले कर दिया था। साइमा के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने पीटने के से अंदाज में दरवाजा बजाया। क्या है? कुछ देर बाद बाहर से आवाज आई, मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने चिल्ला कर कहा, जल्दी। गुलाम कादिर ने दरवाजा खोला और पीछे हटकाया, चलो आओ। तब मैंने देखा उसके हाथ में करंट मारने वाला आला था। अगर इस आले का अगला सिरा किसी के जिस्म से लगा दिया जाए तो उसे शदीद किस्म का बरकी झटका लगता है जिससे उसके आसाब मफलूज हो जाते हैं। इस किस्म के आले मैंने सिक्योरिटी वालों और पुलिस के पास देखे थे। मैंने अपना पेट पकड़ रखा था और झुका झुका वॉशरूम की तरफ गया। खासी देर वहां लगाकर मैं इसी तरह कराहता हुआ झुका झुका वापस आया। कमरे में जाने से पहले मैंने कादिर से कहा, शायद मुझे फिर जाना पड़े, मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, दरवाजा बजा देना, मैं ले जाऊंगा। उसने नर्म लहजे में कहा। उसकी जगह ताज होता तो मुझे काट खाने को दौड़ता या कम से कम फाड़ खाने वाले अंदाज में जवाब देता। मेरे अंदर जाते ही उसने अकम में दरवाजा बंद कर दिया। मैं बिस्तर पर लेट गया और लाइट बंद होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद लाइट सा ऑफ हो गई और नाइट बल्ब ऑन हो गया। मैं जल्दी से बेड से उठा और टेबल लैंप लेकर दरवाजे के पास आया। मैंने कालीन के नीचे से तार निकाला और फिर जहां ये तार लैंप के अंदर जा रहा था वहां से इन्हें खींच लिया। चिचराहट हुई और इसके साथ ही नाइट बल्ब और एसी बंद हो गया क्योंकि लैंप के दोनों तार टूटने के दौरान आपस में मिले और शॉर्ट सर्किट की वजह से सर्किट ब्रेक हो गया। मैंने जल्दी से टटोल कर दोनों तार अलग किए और इंतजार करने लगा कि कब ब्रेकर उठाया जाता है और लाइट आती है। लाइट चंद मिनट बाद आई। मैंने दोनों तार अलग अलग पकड़ रखे थे। इन्हें एहतियात से लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और बारी बारी दोनों तारों से दरवाजे के हैंडल को छू कर देखा। जिससे चिचराहट हुई वो फेज था और दूसरा न्यूट्रल था। मैंने न्यूट्रल वाला तार छोड़ दिया और फेज वाला पकड़े रखा। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। कादिर ने पूछा, क्या है? वॉशरूम जाना है, मैंने आवाज में कर्ब शामिल करते हुए कहा। मेरी नजर दरवाजे के लट्टू पर थी। जैसे ही वो घूमा और दरवाजा जरा सा खुला
मैंने नंगा तार लट्टू पर लगाते हुए दूसरे हाथ से उसका पट थाम लिया, वरना वो झटके से बंद भी हो सकता था। बाहर से एक भींची हुई सी चीख सुनाई दी और दरवाजे को झटका लगा। अगर मैंने उसे पकड़ न रखा होता तो वो बंद हो जाता और फिर मैं इसे अंदर से खोल नहीं सकता था। इसे बंद होने से रोकने के लिए मुझे अपने नाखून किनारे पर गड़ाने पड़े थे। पहले झटके के बाद दूसरे झटके पर दरवाजा अंदर आया और मैं कादिर से टकराते टकराते बचा, क्योंकि वो भी आगे आया था। उसने लट्टू को और करंट ने उसे पकड़ रखा था। वो झटके ले रहा था और उसके मुंह से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थी। मैंने पट थाम लिया और चंद लम्हे बाद तार अलग कर दिया, क्योंकि अब खतरा था कि वो मुझसे टकराएगा और करंट मुझे भी गिरफ्त में ले लेगा। करंट खत्म होती हुई एक झटके से पीछे जा गिरा और उसी जगह पड़े पड़े लरजने लगा। मैंने तार एहतियात से नीचे रखी और उसकी तरफ बढ़ा। करंट मुश्किल से आधे मिनट जारी रहा था, मगर उसने उसे निचोड़ कर रख दिया था। इसका रंग सफेद पड़ गया था और मुंह से झाग सा निकल रहा था। मैंने फिक्रमंद होकर उसकी नब्ज देखी तो वो भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने उसे सीधा लिटाया और उसकी तलाशी ली। मुझे उम्मीद थी कि उसके पास से कोई हथियार भी निकल आएगा, मगर उसके पास सिर्फ वही करंट मारने वाला आला था। अलबत्ता काम की चीज एक मोबाइल था जो उसकी जेब से निकला था। मैंने जल्दी से तारिक का नंबर मिलाया, क्योंकि उसका नंबर मुझे याद था, मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। दूसरी बार भी उसने कॉल रिसीव नहीं की तो मैंने उसे दिल ही दिल में सुनाते हुए एक SMS कर दिया। तुम यकीनन ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हो और मैं गौहर शाह की कैद में हूं, इसी इकबाल टाउन वाली कोठी में जहां पहली बार तुम्हें देखा था। जल्दी करो इससे पहले कि मेरे आज़ाब भी बिक जाएं। मैंने SMS करके उसे सेंट आइटम से उड़ा दिया और फिर डायल नंबर से तारिक का नंबर भी डिलीट कर दिया। दूसरी कॉल मैंने हुमैरा को की। उसने कॉल रिसीव की। हेलो हुमैरा, मैं हूं, मैंने सरगोशी में कहा। सैफ आप? उसने चीख मारी। कहाँ हैं आप? गौहर शाह की कैद में, मैंने कहा। इस जगह का पता नोट कर लो और फौरी शादाब को कॉल करो या अमजद साहब से बोलो कि इनका जो चाहने वाला पुलिस अफसर है उससे कांटेक्ट करें और किसी सूरत ये बात लीक ना करें, वरना मैं यहां से गायब कर दिया जाऊंगा। मैं समझ गई, आप पता बताएं। हुमैरा ने समझदारी का सबूत दिया और कुछ सवाल करने की बजाय पता नोट करने लगी। मैं उसे पता बता रहा था कि मुझे लगा कि कोई इस तरफ आ रहा है। किसी की आवाज आई थी, कोई आ रहा है, अल्लाह हाफिज। मैंने कॉल काट कर हुमैरा का नंबर भी डिलीट किया और फुर्ती से मोबाइल और करंट मारने वाला आला कादिर के लिबास में रखकर कमरे की तरफ लपका। अंदर घुसकर मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, सिर्फ बारीक सी दर्ज रखी थी। इसी लम्हे सामने वाली तरफ से दरमियानी दरवाजा खुला और इससे जख्मी ताज और एक मुसल्ला शख्स बाहर आए। मैंने भी आवाज तरीके से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद फुर्ती से लैंप का तार कालीन के नीचे डालकर मैंने लैंप अपनी जगह रखा और बिस्तर पर लेट गया। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और ताज ने अंदर झांका। उसने कहा, ये तो अपनी जगह मौजूद है, तब इसे क्या हुआ? दूसरा बोला। मैं सोता बना रहा था। ताज अंदर आया और कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया था। अगर वो लाइट्स ऑन करके कमरे का मुआयना करता तो शायद उसे लैंप का गुमशुदा तार तलाश करने में देर नहीं लगती, मगर खतरा तो अब भी था। जैसे ही कादिर की हालत ठीक होती वो भांडा फोड़ देता कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। जब मैंने उसे चेक किया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी और मैं उम्मीद कर सकता था कि उसकी हालत शायद मजीद 2-3 घंटे ऐसी ही रहे। तो उम्मीद थी कि बाहर से मदद आ जाए और मैं इस कैद खाने से निजात हासिल कर लूंगा। तारिक सो रहा था और शायद सुबह ही मेरा SMS देखता। अलबत्ता हुमैरा फौरी हरकत में आती। शादाब और अमजद साहब कोशिश करते तो पुलिस भी लाकर यहाँ का रुख कर ही लेती और मैं आज़ाद हो जाता। मैं अपनी हद तक कोशिश कर चुका था और अब तन बतकदीर था। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि कहीं मैंने मौका गवा तो नहीं दिया है। मुझे वापस कमरे में आने की बजाय कोशिश करनी चाहिए थी कि ताज और उसके साथी पर काबू पा लेता और फिर बाहर निकलता, मगर यह ख्याल अहम खाना था। मैं लड़ने का माहिर नहीं था और ना ही असलहे के इस्तेमाल का माहिर, इसलिए मेरे लिए तरबियत याफ्ता अफराद का मुकाबला करके बाहर निकलना आसान नहीं था। मैंने गौर किया तो बहुत मौहूम सा चांस था। बाहर कम से कम 6-7 मुसल्ला अफराद थे और इसके अलावा भी मुसल्ला अफराद की मौजूदगी का पूरा इम्कान था। इनकी सरबराही के लिए गौहर शाह मौजूद था। फिर कुत्ते भी थे जो बकौल साइमा के हर अजनबी पर झपट पड़ते थे, और ये सिर्फ भौंकने वाले नहीं बल्कि फाड़ खाने वाले कुत्ते थे। इस सूरत में यही कदम बेहतर था जो मैंने उठाया था। अब मुझे इंतजार करना था। कुछ देर बाद मैंने उठकर बाहर की सुनगुन ली और फिर एहतियात से लैंप की तार इस तरह लाकर लैंप के नीचे दबाई कि बज़ाहिर वो इससे मुंसलिक खिलक रही थी। मैंने एहतियात रखी कि तारें आपस में ना मिलने पाए, वरना फिर सर्किट ब्रेकर होता और वो लोग चौंक भी सकते थे। अब बज़ाहिर सब ठीक था जब तक गुलाम कादिर फांडा न फोड़ता या फिर कोई आकर लैंप उठाकर न देखता। ये काम निपटाकर मैं लेटा था कि दरवाजा खुला और साथ ही कमरा रोशन हो गया। मैं दूसरी तरफ करवट लिए लेटा था और अब साकित लेटा रहता तो ये ओवर एक्टिंग हो जाती।
इसलिए मैं घुनूता अंदाज में उठा और अंदर आने वाले ताज और गौहर शाह को देखा। वो मुतजस्सिस नजरों से कमरे का मुआयना कर रहे थे। एक लम्हे को मेरा दिल डूब सा गया कि कादिर को होश आ गया था और उसने बता दिया था कि उसे करंट कैसे लगा। मैंने गौहर शाह से पूछा, इस तरह आमद की वजह?